ब्रॉडर व्यू में पिछले कई महीने से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश के अंदर एक मखसूस इंडियन लॉबी बड़े जोर शोर के साथ इंडिया के साथ दोस्ती का दम भरते हुए नजर आती है, तो दूसरी तरफ इंडिया के अंदर से एंटी बांग्लादेश बयानात और एंटी बांग्लादेश पॉलिसीज तेजी के साथ तश्कील पा रही है। बांग्लादेश की ये लॉबी भारत हमारा दोस्त कहती रही और उधर इंडिया बांग्लादेश का पूरा तीस्ता दरिया ही ले उड़ा। और अफसोस का मकाम यह है कि अब तो उस दरिया के मसाले पे बातचीत होना ही बंद हो गई है। गोया के जैसे ये दरिया कभी बांग्लादेश का था ही नहीं, पूरा का पूरा दरिया इंडिया खा गया। लाखों बांग्लादेशी किसान साल का एक टाइम ऐसा भी आता है कि पानी के लिए सिसकते रहते हैं और उसी पानी के ऊपर आरएसएस और बीजेपी के गुंडों की जमीनें आबाद हो रही होती हैं। इस इतने बड़े मसले को छोड़कर बांग्लादेश की आवाम को 1971 की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि याद करो 1971 में ये हुआ था, 1971 में वो हुआ था, इंडिया ने हमारी मदद की थी, इंडिया मसीहा बन के आया था। और पर्दे के पीछे अरबों रुपए का गेम चल रहा होता है। अरबों रुपए का पानी जिस पे बांग्लादेश के लाखों किसानों की जिंदगी वाबस्ता होती है वो चोरी हो रहा होता है। और आगे क्या होता है 1971, यानी उधर पाकिस्तान को गालम गलोच और उस गालम गलोच की आड़ में इंडिया का ही फायदा किया जा रहा होता है कि एक तरफ इंडिया बांग्लादेश के नेशनल एसेट्स को अपने मफादात में इस्तेमाल कर रहा होता है और वहीं उसकी इमेज खराब होने की बजाय बेहतर करने की कोशिश की जा रही होती है, उसे अपना दोस्त बता के। बहरहाल हमने ये एनालिसिस दी थी कि बॉर्डर किलिंग्स और पानी चोरी से भी एक बहुत बड़ा और ह्यूज किस्म का खतरा बांग्लादेश के ऊपर मंडला रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और वो मसला ये है कि आरएसएस और बीजेपी आसाम, वेस्ट बंगाल समेत इंडिया के कई रियासतों के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रही है, या उनको मजबूर किया जाएगा कि वो खुद ही बांग्लादेश चले जाएं। और ये काम ज्यादा दूर नहीं है, जल्द शुरू होने जा रहा है। ना मालूम कितने प्रो इंडिया हजरात ने हमें इस बात पर क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ बीजेपी का सियासी नारा है, इस तरह लाखों करोड़ों लोगों को बांग्लादेश भेजना आसान नहीं है, वगैरह वगैरह। और कहा गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का असर होगा और ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो इसमें कूद पड़ेंगी। तो जनाब, जब आसाम से 20 लाख लोगों की इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो गई थी तो क्या हुआ था इंटरनेशनल कम्युनिटी का? तब कहाँ गए थे ह्यूमन राइट्स वाले? अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस का इतना ज्यादा असर होता तो रोहिंग्या, कश्मीर और फलस्तीन के मसले कब का हल हो चुके होते। दरअसल आज की दुनिया में हर मुल्क अपना मफाद देख रहा होता है और इस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से का लीडर अमेरिका है तो दूसरा हिस्सा चीन और रूस डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी अमेरिका, रूस और चीन से बड़ी ताकत है और उसके पास कई चीज़ों की अथॉरिटी है और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आज भी अमेरिका लीड कर रहा है। हालांकि ये एक डिक्लाइनिंग कुव्वत है और इस डिक्लाइनिंग कुव्वत अमेरिका को उभरती हुई कुव्वत चीन के खिलाफ भारत की हेल्प चाहिए, क्योंकि भारत उसका पड़ोसी है। और ये फिर इंडिया की रूलिंग जमात के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो उस अमेरिका चाइना राइवलरी से फायदा उठाते हुए अपने तमाम पुराने हिंदुत्व बेस्ड सोसाइटी के कायम के लिए जो उनका ऑब्जेक्टिव थे उनको पूरा करें। ये फिर बीजेपी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और फिर इंडिया इस अमेरिका चाइना राइवलरी की बदौलत आलमी दबाव को अमेरिका का की एलाई बनकर टैकल कर सकता है। इसकी मिसाल यूं समझें कि राम मंदिर बन गया बाबरी मस्जिद की जगह, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसा कानून पास हो गया, लेकिन क्या आलमी बिरादरी की जानिब से किसी मुल्क ने इंडिया के साथ इन कवानीन के बाद ताल्लुकात ख़त्म किए? अपने नहीं किए। लिहाजा सीएए इम्प्लीमेंट होने के बाद, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होने के बाद भी इंडिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा जिसको वो हैंडल ना कर सके। इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि आसाम में इम्प्लीमेंट हो गया और कहीं से कोई ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई इंडिया को। तो पास्ट को देखते हुए महसूस होता है कि आइंदा भी अगर इंडिया बाकी स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट करेगा, 1 बाय 1 करके इम्प्लीमेंट करता जाएगा स्टेट्स के अंदर, एक साथ पूरे इंडिया के अंदर उसका इम्प्लीमेंट होना काफी मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि बाइडन सरकार में ट्रंप सरकार से ज्यादा सख्तियां आएंगी बीजेपी के ऊपर ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लेकिन इससे बीजेपी का ये प्रोग्राम बंद होगा इसके चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार इतनी पावरफुल हुकूमत बीजेपी को मिली है। अब अगर ये सारे काम उन्होंने इस वक्त नहीं किए तो आगे मुस्तकबिल में उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना भी पॉसिबल नहीं होगा। आगे
बीजेपी को इतनी पावरफुल हुकूमत मिले ना मिले इसका किसको पता है। आलमी हालात मुसलसल चेंज हो रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा वाकया आलमी सतह पर हो जाए जिससे बीजेपी सरकार की क्रेडिबिलिटी कम हो जाए या फिर अमेरिका को आगे चलकर कांग्रेस की जरूरत पड़ जाए और अमेरिका बीजेपी को हटाकर कांग्रेस की सरकार लेकर आ जाए, ऐसा भी मुमकिन है। लिहाजा इस वक्त बीजेपी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें और इनके पास एक भरपूर मैंडेट हासिल है इस वक्त। पिछले प्रोग्राम्स में, इनफैक्ट अपने लास्ट ईयर वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि सीएए को इम्प्लीमेंट होने से दो चीजों ने बीजेपी को रोक के रखा है। एक चीन का उसके इलाकों में घुस के आना है और दूसरा कोविड है। चीन वाला मसला असल में लंबा चलेगा, ये कोई नियर फ्यूचर में मसला हल होने वाला नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मसला है। एक पूरा का पूरा जो इंडिया चाइना बॉर्डर है ये ही डिस्प्यूटेड है, तो ये लंबा चलेगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी कोविड से अपनी जान छुड़ाती है और जैसे ही वैक्सीन लगाए जाते हैं इंडिया के अंदर, तो फौरन उसके बाद आप देखेंगे कि सीएए पर भी तेजी के साथ अमल शुरू हो जाएगा। और कल अमित शाह साहब ने खुलकर इस पर बात की है और इस बात को कन्फेस किया है कि मित्रों जरा कोविड वैक्सीन का मरहला पूरा होने दें, सीएए पर तो जल्द ही अमल शुरू हो जाएगा, इसी साल अमल शुरू हो जाएगा। ये वो बंदा है अमित शाह जो कि खुलकर कह चुका है कि बंगाल से सारे मुसलमानों को, जिनको ये बांग्लादेशी कहकर मुखातिब करते हैं, यानी बंगाल के मुसलमानों का निकनेम इन्होंने रखा है बांग्लादेशी, तो इनका कहना है कि इन सारे बांग्लादेशियों को ये वापस भेज देंगे बांग्लादेश के अंदर और अगर बांग्लादेश इनको नहीं लेगा तो मैं इनको बे ऑफ बंगाल में फेंक दूंगा। नाउ ही हैज बेसिकली स्लैप्ड ऑल दोज प्रो इंडिया बांग्लादेशी लॉबीज who used to say that CAA is just BJP's political card. BJP will not do that in reality. तो अमित शाह साहब का जवाब है कि बीजेपी सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती है। कल भी अमित शाह ने यह कहा है कि सीएए पे अमल करके दिखाएंगे, हम कानून सिर्फ बनाते नहीं है, इस पर अमल करके भी दिखाते हैं। और बीजेपी की जो प्रोमिसेस होती हैं वो प्रोमिसेस नहीं होती, हम उनको फुलफिल करते हैं और उनकी इस बात में बड़ी हद तक सच्चाई भी है। राम मंदिर से लेकर सीएए तक और आर्टिकल 370 तक बीजेपी ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं इलेक्शन में उसको फुलफिल किया है। और अगर आप बीजेपी के जो स्ट्रीट लेवल के उनके जो लीडर्स हैं और इवन जो आरएसएस के बड़े लेवल के लीडर्स हैं उनकी बातें अगर आप सुने तो उसमें खुलकर वो इस बात का इशारा देते रहते हैं और कन्फेस करते रहते हैं कि मुसलमानों को हम इंडिया से वापस भेज देंगे। तो अजब नहीं होगा कि बीजेपी इस पे भी अमल कर गुजरे। और इसी तनाज़ुर में अमित शाह का फिर आप ये भी बयान देख लें कि हम सिर्फ कानून नहीं बनाते, उस पर अमल भी करके दिखाते हैं और हम सिर्फ प्रोमिसेस नहीं करते, उन पे अमल करके दिखाते हैं। देखिए, म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हैं उनकी तादाद, इंडिया में जो मुसलमान ख़ासतौर पर जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगने वाले उनके स्टेट्स हैं उनमें जो रहते हैं, ये बहुत कम तादाद है रोहिंग्या की। जो रोहिंग्या इस वक्त रह रहे हैं ये बहुत कम है। मुसलमान जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं बांग्लादेश के साथ वाले स्टेट्स में वो करोड़ों की तादाद में। ऊपर से ये भी बात नोट करें कि म्यांमार का तो छोटा सा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, उसको कंट्रोल करना आसान है, उसको सील करना आसान है। लेकिन इंडिया का इतना बड़ा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, यानी 3 तरफ से बांग्लादेश के इंडिया का बॉर्डर लगता है। तो इसको बंद करना, इसको मुकम्मल सील करना तकरीबन नामुमकिन है। तो अल्टीमेट थ्रेट बांग्लादेश के लिए फिर कौन सा हुआ, म्यांमार या इंडिया? ये आप खुद सोच लें। बीजेपी सरकार की एक अजीबो गरीब किस्म की हैबिट रही है कि वो पहले अपने पड़ोसियों के खिलाफ हरकतें करते हैं और फिर उन्हें ये पैगाम दिलाते हैं कि हमने ये जो हरकत की है ये आपके खिलाफ नहीं है और इससे आपके और हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर लद्दाख, जिसके एक बड़े इलाके पर चीन का क्लेम है कि ये हमारा इलाका है, उस पर से इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाकर इसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और इसको ऑफिशियली अपनी टेरिटोरी डिक्लेयर कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और चीन को ये मैसेज फिर भेजा कि ये जो हमने हरकत की है इससे आपके और हमारे रिलेशंस में फर्क नहीं पड़ेगा। नतीजा ये निकला कि चीन ने भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा करके जवाब दिया इंडिया को कि असर इस तरह पड़ता है। यही चीज़ बांग्लादेश के साथ भी इंडिया ने की हुई है। सीएए को उन्होंने अपने असेंबली से पास करवाया और फिर बांग्लादेश को ये पैगाम दिलवाया कि इस बिल से आपके और हमारे जो रिलेशंस हैं ये खराब नहीं होंगे, इन पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जो पूरा सीएए का बिल है ये स्पेशली बांग्लादेश को माइंड में रख के डिजाइन किया गया है कि किस तरह से इंडिया की जो आबादी है वो वॉलंटरली या फिर जबरदस्ती बांग्लादेश भेजी जाएगी। पहले मरहले में ये वॉलंटरली जाएंगे, उसके बाद जबरदस्ती होगी। अच्छा, अगर इंडिया ने मुसलमान नहीं भेजने बांग्लादेश के अंदर तो एनआरसी में और सीएए में ये शर्त क्यों रखी गई है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स ही एलिजिबल होंगे इंडिया के अंदर नेशनलिटी के लिए? ये ज़रा क्लॉज लगाने की क्या ज़रूरत थी?
कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी नेशनलिटी, नॉन मुस्लिम्स को मिलेंगी। इसके पीछे गेम क्या है हम पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। यानी जब लाखों लोग अपने दादा परदादा को इंडियन साबित करने में नाकाम होंगे और वो सिटीजनशिप से महरूम हो जाएंगे इंडिया के अंदर, तो नॉन मुस्लिम तो दोबारा सीएए के जरिए इंडिया की जो सिटीजनशिप होगी वो हासिल कर लेंगे, उसके लिए वो एलिजिबल हैं। लेकिन मुसलमान खास तौर पर स्टेटलेस हो जाएंगे। 1980s में बर्मा के मुसलमानों के साथ भी यही हुआ था। वहां पर भी सीएए का कानून आया था, उसका नाम भी सीएए था। और फिर आपने देखा कि 2017 में और उससे पहले भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ रोहिंग्या माइग्रेट करते रहे। तो ये जो डेढ़ होशियारी की गई है एक तरह की बीजेपी की जानिब से, ये कोई नया काम नहीं है। बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है, सेम यही कानून पास हो चुका है और अब इंडिया के अंदर भी इसको नाफिज कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसमें आरएसएस और बीजेपी का ये है कि अगर इंडिया के मुसलमान को सिटीजनशिप चाहिए तो वो या तो हिंदू बन जाए और फिर सीएए के जरिए इंडियन सिटीजनशिप क्लेम कर ले, क्योंकि हिंदू बन जाने के बाद वो एलिजिबल होगा, वो नॉन मुस्लिम हो जाएगा और सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा। या फिर वो बर्मा के मुसलमान की तरह माइग्रेट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान चला जाए। ये कानून दरअसल आरएसएस के उस नजरिए को जाहिर करता है कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं के लिए और उन मज़ाहिब के लिए है जो कि इंडिया के अंदर जिन मज़ाहिब का जन्म हुआ है उनके लिए इंडिया है। बाकी के लोग खुसूसन जो मुसलमान हैं ये मलीश हैं और फॉरेनर्स हैं और इनका इंडिया में कोई काम नहीं है। ये आरएसएस का डिक्लेयर्ड एजेंडा है, यानी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आरएसएस बनी ही इस मकसद के लिए थी। दो मकासद थे, एक तो अखंड भारत बनाना है, दूसरा हिंदू राष्ट्र का कायम। इसी वजह से आरएसएस बनी थी। तो ये जो सीएए और एनआरसी का बिल है ये दरअसल उसी माइंडसेट को जाहिर करता है और उसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, ये जो ग्रांड ऑब्जेक्टिव आरएसएस का, इसको हासिल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लिहाजा इंडिया के स्टेटलेस मुसलमान को अगर निकाला नहीं भी जाता, फोर्सफुली नहीं निकाला जाता फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने माइग्रेट ही करना है। क्योंकि स्टेटलेस होने का मतलब यह है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो घर है, आपकी जो जमीनें हैं, इस पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया या आपको आपके घर से और जमीन से बेदखल कर लिया तो आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि कानून के मुताबिक आप गैर मुल्की हैं और आपको राइट ही नहीं है कि इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी ले सके। तो ऐसे में पुलिस कंप्लेन कैसे होगी। दूसरी बात यह कि अगर आप स्टेटलेस हैं तो ना आप नौकरी कर सकते हैं, ना आप कारोबार कर सकते हैं। ऐसे में ये करोड़ों मुसलमान वहां सर्वाइव कैसे करेंगे। लिहाजा ये वही करेंगे जो कि बर्मा के मुसलमानों ने किया था। इट्स अ नेचुरल थिंग। वो वहां जाएंगे जहां कम से कम कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें, इलीगली ही सही, लेकिन किसी मुसलमान मुल्क में होने की वजह से उनकी सोशल सपोर्ट तो कम से कम मिलेगी। अब आप देखें, रोहिंग्या को एक सोशल सपोर्ट हासिल है। बांग्लादेश की सोसाइटी में उनके लिए एक हमदर्दी के जज्बात बहरहाल पाए जाते हैं बीइंग अ मुस्लिम होने की वजह से। ये असल में वो ग्रांड मकसद है सीएए का, जो कि बांग्लादेश के अंदर इन प्रो इंडिया हजरात को समझ ही नहीं आ रहा अभी तक। देखें, याद रखें कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे एकदम से क्रैकडाउन नहीं होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एकदम से क्रैकडाउन अचानक स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे इंडिया के ऊपर शदीद आलमी दबाव आएगा जो कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा। होगा ये कि पहले मरहला में इंडिया के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको इसी साल 2021 में ही नेशनलिटी देने का काम शुरू हो जाएगा। ये स्टेप 1 है। इसके बाद स्टेप 2 होगा और वो ये कि स्टेप वाइज एक एक करके जो इंडिया की स्टेट्स हैं आसाम की तरह उनमें सीएए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मुसलमानों समेत नॉन मुस्लिम्स और दलित वगैरह जो है वहां के, उनको भी सिटीजनशिप से महरूम कर दिया जाएगा। जैसा कि आसाम के अंदर हुआ, वहां 20 लाख लोग जो रातों रात स्टेटलेस हुए थे, उनमें मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद नॉन मुस्लिम्स की भी थी। और आसाम के बाद अब नेक्स्ट ये बंगाल में शुरू होने जा रहा है। फिर आगे ये होगा कि ये जो स्टेटलेस लोग होंगे इनके अंदर जाहिर सी बात है मुसलमान भी होंगे और हिंदू भी होंगे, और इंडिया दुनिया को ये दिखाएगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है सीएए। अगर ये मुसलमानों के खिलाफ होता तो इसमें हिंदू क्यों है स्टेटलेस। लेकिन फिर होगा ये कि सीएए के कवानीन के तहत जो नॉन मुस्लिम्स होंगे ये दोबारा नेशनलिटी लेकर इंडियन बन जाएंगे, लेकिन जो मुसलमान होंगे ये स्टेटलेस हो जाएंगे। उसके बाद ये होगा कि बड़ी हद तक वॉलंटरली इंडिया से मुसलमान माइग्रेट होना शुरू होंगे। वॉलंटरली, जाहिर सी बात है, जब नौकरी नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, ट्रेड नहीं कर सकते, तो फिर वहां से वो वॉलंटरली माइग्रेट करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में ये ऑप्शन अपनाया जाएगा कि जबरदस्ती लोगों को, जो वहां से जो बचे कुछ लोग होंगे, उनको फिर जबरदस्ती इंडिया की जमीन से हटाया जाएगा। लिहाजा ये एक स्लो प्रोसेस है, ये कई सालों पर मुहित है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये स्टेप 1 इसका चल रहा है और उसके अंदर फिर ये नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देने जा रहे हैं। दिस विल बी स्टेप 1, जैसा कि हमने आपको पहले बताया।
अच्छा, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का तो आप माइनस कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की कोई बात इंडिया ने सुननी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बांग्लादेश को इंडिया कहता रहता है कि ये हमारा दोस्त है, तो बांग्लादेश को चाहिए कि इंडिया से ये क्लियर कर दे कि इस लॉ को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो अमेंड करें, कम से कम इसको अमेंड करें। और अमेंडमेंट ये करें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुसलमान जो स्टेटलेस हुए हैं इनको भी ये राइट हासिल होना चाहिए कि ये अगर 5 साल स्टेटलेस रहते हैं तो उसके बाद ये भी एलिजिबल हो जाएंगे इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए, वैसे ही जैसे दूसरे नॉन मुस्लिम एलिजिबल होंगे। ये अमेंडमेंट बांग्लादेश कम से कम करवाए इंडिया के साथ। जब तक ऐसा नहीं होता, इस बात में शुबा नहीं है कि ये लॉ आरएसएस की हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनाने वाली कोशिशों का ही एक हिस्सा है, और इसको बांग्लादेश की ये जो नादान प्रो इंडिया लॉबी है ये अनजाने में बांग्लादेश भारत दोस्ती जिंदाबाद कह के सपोर्ट ही करते रहेंगे।